हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रिंस सर और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ था कि क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज मैं आप लोगों के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल कराऊंगा और आप घर बैठे क्वेश्चन बैंक की तैयारी कर लोगे चुटकी बजा के, है ना दोस्त। तो आज का जो वीडियो है उसी से रिलेटेड है। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे कि आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2009 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछा हुआ है इस चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चंस मैं एक जगह इकट्ठा करके लाया हूं। और दोस्तों, उस सारे क्वेश्चंस का लाइन बाय लाइन एकदम बारीकी से आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए दोस्त, लेके मैं चलता हूं आपको सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पे। तैयार है कॉपी और कलम लेके? जी सर, हम तो पहले से ही तैयार रहते हैं, कॉपी और कलम बगल में रखते हैं हम लोग। ओके, तो आइए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए। क्या बोलते हैं, कर रहे हैं ट्राई? ओके, तो अभी दोस्त देखिए, क्वेश्चन है कूलॉम्ब बल है। कूलॉम्ब बल है, क्लियर दिख रहा है आपको? क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? ओके, कूलॉम्ब बल है। कूलॉम्ब, अरे भाई कूलॉम्ब ने क्या दिया था? याद करिए वो दिन, याद करिए जब मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स पढ़ाता था। कूलॉम्ब्स लॉ जो होता था भाई मेरे, कूलॉम्ब का नियम, ये क्या होता था? दो आवेशों के बीच बल निकालने का एक नियम होता था। दो आवेशों के बीच बल निकालने का नियम, दो आवेशों के बीच का बल निकालने का नियम। कैसे? एक आवेश हम लोग यहां पे रखते थे सर, दूसरा आवेश हम लोग यहां पे रखते थे सर, और दोनों के बीच की दूरी r हुआ करती थी। आपने बताया था सर कि अगर ये प्लस में है, अगर ये माइनस में है, अगर ये दोनों अलग अलग नेचर के हैं तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा और ये दोनों खींच के आएंगे और सेंटर पे आने की कोशिश करेंगे। ये भी इधर आने की कोशिश करेगा और ये भी इधर आने की कोशिश करेगा, दोनों केंद्र की तरफ आने की कोशिश करेंगे। अगर ये दोनों सिमिलर नेचर के हुए दोस्त, सिमिलर नेचर मतलब एक ही नेचर के, अगर ये प्लस तो ये भी प्लस, ये माइनस तो ये भी माइनस, तो ऐसे केसेस में ऐसा लगेगा जैसे एक आदमी यहां खड़ा है और इसको इधर धक्का दे रहा है और इसको इधर धक्का दे रहा है। दोनों रिपल्सिव नेचर के, एकदम समझ रहे, प्रतिकर्षण वाला गुण दर्शाएंगे। तो दोनों ही केसेस में चाहे वो आकर्षित हो रहे हो चाहे वो प्रतिकर्षित हो रहे हो, ऐसा लगेगा जैसे ये सेंटर ओरिएंटेड फोर्स है। ऐसा लगेगा जैसे इसका हैंडल जो है ना, इसका ड्राइवर जो है ना, सेंटर पर बैठा हुआ है। और इसी कारण से हम लोग बोलते हैं कि ये वाला जो फोर्स होता है केंद्रीय बल होता है। तो पहला नंबर ऑप्शन केंद्रीय बल सही मार दे सर, मार दो, अंडा मिलेगा। दूसरी बात, ये भी विद्युत आवेश, ये भी विद्युत आवेश। क्योंकि यह बल जो है विद्युत आवेश के में लगने वाला बल है, इसलिए हम इसको विद्युत बल भी बोलते हैं। तो सर बी नंबर ऑप्शन ये भी सही है। तो ये कूलॉम्ब केंद्रीय बल भी है और ये विद्युत बल भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी देख लो, दोनों, ये दोनों सही है। समझ रहे बात को दोस्त? तो हमारा आंसर नंबर आया सी, नॉन ऑफ दिस, ये तो गलत है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा दोस्त? सी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जैसे ही आपका क्वेश्चन आपके सामने आया, वीडियो को पॉज कर लीजिए और पहले अपने से बनाने का ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन 2009 का है दोस्त, वो भी 2009 का ही था और ये क्वेश्चन भी 2009 का है। क्वेश्चन है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो, देखो ये टुक 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 टुक, ये अक्ष एक्स अक्ष, और ये सब कहां है? समरूप विद्युत क्षेत्र है। चलिए, तो समविभव तल होगा। समविभव तल कैसा होगा? ध्यान दीजिए, थोड़ा फील करने वाली चीज है। फील कैसे करेंगे? समझ लीजिए कि विद्युत क्षेत्र इधर जा रही है, इधर इधर एक्स अक्ष की तरफ, एक्स अक्ष की तरफ। तो विद्युत क्षेत्र आवेश कहीं इधर होगा, आवेश यहां पर होगा। जैसे मैं कैसे बताऊं, एक बुक जरा वो बुक दीजिएगा, जरा वो बुक दीजिएगा हमको। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक प्लेट है, एक प्लेट है, ये एडुटेरिया किताब है ना, एडुटेरिया। इसका भी सोल्यूशन टाइम प्लस के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा आप लोगों को। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक धातु का प्लेट है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या दे दिया? चार्ज दे दिया, प्लस 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 प्लस, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर प्लस चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र यहां से निकलेगा और ऐसे जाएगा इधर की तरफ, इधर की तरफ जाएगा। समझ रहे बात को? अब देखो विद्युत क्षेत्र एक की तरफ जा रहा है, तो यहां से 2 सेंटीमीटर पे या 10 सेंटीमीटर पे आ जाओ। 10 सेंटीमीटर पे जैसे यहां होगा ना मेरे भाई, एक तल मिलेगा तुमको, ये वाला
एक तल मिलेगा, और ये तल इस आवेश से समान दूरी पर है, तो इसके हर जगह पर विभव का मान क्या होगा, बराबर। तो ये होगा हमारा समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ का मतलब समझते हैं, वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, पोटेंशियल का मान क्या हो, बराबर हो। तो हमारा समविभव पृष्ठ ऐसे मिला। तो अगर x की तरफ जा रहा है तो विभव पृष्ठ ऐसे मिलेगा, अगर ये x है तो ये y होगा और ये z होगा, तो हमारा y z तल मिलेगा। समझ रहे हो? अगर विद्युत क्षेत्र x की तरफ है तो समविभव पृष्ठ y z तल में मिलेगा। अगर विद्युत क्षेत्र y की तरफ होता तो समविभव पृष्ठ x z में। अगर विद्युत क्षेत्र z की तरफ होता तो x y में। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात ऐसे है, हम ऐसे बोलेंगे कि जैसे यहां पे बोला x अक्ष की ओर है, तीन ही अक्ष होता है, x y और z, पहचान कर लेना, तीन ही अक्ष होता है, x होता है, y होता है और z होता है। तो अगर मैं कहूं कि समविभव पृष्ठ आपका विद्युत क्षेत्र x की तरफ है, तो यहां x को काट दो, x को क्या कर दो, काट दो, बचा कौन, y और z। तो देखो समविभव पृष्ठ कहां मिलेगा, y z तल की ओर। हाँ, तो देखो यहाँ पे आंसर नंबर कौन सा होगा, y तल की दिशा में, y z तल की दिशा में। टाइपिंग वाले सर, तो y z तल की दिशा में है ना दोस्त, ये वाला आंसर कौन सा होगा, y z तल की। क्लियर, ओके, कर लीजिए इसको जरा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो उस क्वेश्चन में हमें क्या करना, अभी देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र, समझते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र ऐसा होता है, एक प्लेट यहां, दूसरा प्लेट यहां, है ना दोस्त, और इस प्लेट पे हम लोगों ने प्लस चार्ज दे रखा होता है और इस प्लेट पे हम लोगों ने माइनस चार्ज दे रखा होता है। अब कह रहा है कि इन प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर, परावैद्युत का मतलब डाई इलेक्ट्रिक, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक, इंग्लिश में समझ लो डाई इलेक्ट्रिक, 2010 का क्वेश्चन है ये, डाई इलेक्ट्रिक। अब हम क्या कर रहे हैं ना, इसमें पैरेलल प्लेट में हम लोग कुछ भर दे रहे हैं, कुछ भर देना मतलब डाइलेक्ट्रिक का मतलब कुछ ऐसा जो होते कुछ अलग हैं, लेकिन कुछ देर बाद या कुछ विशिष्ट कंडीशन में वो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं, हमने भर दिया। देखो जब हवा होता है ना तो इसकी धारिता जो होती है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d होता है। कब, जब इनके बीच में हवा, जब खाली हो, जैसे यहाँ पे था खाली था, हवा भरा हुआ है तो इसकी धारिता इतनी। अब जब इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक भर दी तो अब जो इसकी धारिता हो जाएगी दोस्त k बढ़ जाती है। ये k क्या है, जो भी आपने डाइलेक्ट्रिक भरा है, जो भी आपने परावैद्युत पदार्थ भरा है उसका नियतांक है। क्लियर, तो बढ़ जाती है, याद रखिएगा। जब समांतर पट संधारित्र, कोई भी संधारित्र में अगर आप परावैद्युत भरते हैं तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लो कौन सा, ए नंबर, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक आवेश का क्वांटम मान, देखिए ESU मात्रक में होता है। एक आवेश का क्वांटम मान ESU में क्या होता है, तो आवेश का क्वांटम मान जो होता है ESU में 4.78 इंटू 10⁻⁻10 ESU होता है। समझ गए बात को। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, इसमें ढूंढ लो। ये तो कॉपी के नोट्स में मैंने खुलेआम लिखवाया हुआ है, नोट करवा के, कि बहुत बार पूछा हुआ है। और देखो ये फिलहाल अभी 2010 में पूछा, एनुअल एग्जाम, ए का मतलब एनुअल होता है, तो 2010 के एनुअल में पूछा हुआ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर का ये 4 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्त वो यहां पे देख लो। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है, संरक्षी होता है या असंरक्षी होता है, कहीं संरक्षी या कहीं असंरक्षी होता है। तो याद रखिएगा स्थिर विद्युत क्षेत्र हमेशा संरक्षी होता है, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में 2-3 बार पूछा हुआ है, 2 बार, देखिए 2 बार 2010 और 2011 में 2 बार पूछा हुआ है। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है संरक्षी क्षेत्र होता है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत छोटे छोटे हैं चीजें। अब कह रहा है कि एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर होता है। निम्नलिखित एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन अनुपात अचर होता है। अचर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, अचर का मतलब होता है जो नहीं, कांस्टेंट। अचर का मतलब होता है जो बदले नहीं, कांस्टेंट। पीला कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा ज्यादा मजेदार, तो मैं इसको दूसरा कलर कर लेता हूं। यहां पर देखो अचर का मतलब होता है जो कभी बदले नहीं। चालक के लिए कौन सा ऐसा चीज होता है जो नहीं बदलता, चालक के लिए कौन सा ऐसा चीज होता है जो नहीं बदलता है। तो एक चालक रखा हुआ है, तो एक चालक के, अगर आप चालक में कोई भी डायमेंशन अगर नहीं बदलते हैं तो चालक की धारिता एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि उसकी धारिता कभी नहीं बदलती। तो धारिता सी बराबर क्या होता है, Q बाई भी। तो देखो Q मतलब आवेश और V का मतलब होता है विभव।
तो देखो दोस्त, यहां पर आवेश बाई विभव, ये है एक ऐसा अनुपात होता है किसी चालक के लिए। चालक का बीमा मत बदलिएगा, अगर चालक का अगर आप त्रिज्या बदल देते हैं, चालक का अगर आप विड्थ बदल देते हैं, पदार्थ बदल देते हैं, तो ऐसे हालत में क्या होगा ना, ऐसे हालत में धारिता भी बदल जाती है और यह अनुपात भी बदल जाएगा। लेकिन किसी निश्चित चालक के लिए, जैसे एक कटोरा, घर में आपके पास एक कटोरा है और उस कटोरा में अगर आप कोई दूध ले लेते हैं, तो हमेशा अपने घर में वो कटोरा में दूध लो या किसी दूसरे के घर में जाके उस कटोरे में दूध लो, हमेशा वो तो बराबर ही आने वाला है। तो धारिता कभी नहीं बदलती, आवेश और विभव का मान कभी नहीं बदलेगा। हमारा आंसर नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक कूलम्ब आवेश, एक कूलम्ब आवेश ईएसयू में किसके बराबर होता है? एक कूलम्ब आवेश ईएसयू में, ईएसयू को देखो सिंपल सी बात, ईएसयू को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, स्टैट कूलम्ब। क्या जानते हैं दोस्त? स्टैट कूलम्ब। और ईएसयू में स्टैट कूलम्ब, तो एक कूलम्ब आवेश का मतलब कितना स्टैट कूलम्ब? तो 3 गुना 10 के पावर 9 स्टैट कूलम्ब। एक कूलम्ब आवेश बराबर 3 गुना, यहां पर क्या लिखोगे? 3 गुना 10 के पावर 9 स्टैट कूलम्ब। याद रखो ये सारे सवाल, ये 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। कितने सवाल में? 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है, आपको ये पक्का याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट आवेश क्या होती है? इंग्लिश मीडियम का वीडियो मैंने डाला था और ये सारे सवाल उसमें थे शायद। विशिष्ट आवेश, थोड़ा देखो विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विशिष्ट आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, और स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो क्या होता है? जैसे तुम्हारा दिमाग अगर चलेगा ना तो दिमाग तुम ऐसे ही चला सकते हो। क्या? कूलम्ब बाई केजी। कूलम्ब का मतलब होता है चार्ज, आवेश, और केजी का मतलब होता है मास, द्रव्यमान। तो ये कहीं ना कहीं अगर यूनिट इनका ऐसा है तो कहीं ना कहीं ये चार्ज और मास का रेशियो ही होते होंगे कि नहीं होंगे? आपका दिमाग क्या बोल रहा है? यही बोल रहा है सर कि ये कहीं ना कहीं चार्ज और मास का रेशियो है। तो किसके लिए बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आप एक काम कर लो, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज पकड़ लो। इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज हो गया सर इतना, और इलेक्ट्रॉन का मास पकड़ लो सर, हो गया 9.1, पकड़ लिया। अब इन दोनों को भाग दोगे मेरे भाई ना, भाग दोगे तो तुम यहाँ पे देखो, ज्यादा भाग देने के चक्कर में नहीं पड़ना। इसको करो क्या, यहाँ पर हो जाएगा 1.6 अपॉन 9.1, ओके, 10 to minus 19 और 10 to minus 31 हो जाएगा, ऊपर 31 हो जाएगा। करोगे तो तुम्हारा 1.8 कूलम्ब पर केजी। देख लो, ऑप्शन मिला भाई, ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1.8 × 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। क्लियर है? ये 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है और ये आपको पक्का ये इस साल उम्मीद है और ये साल पूछ सकता है। चलिए तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 10, एक स्टैट कूलम्ब बराबर कितना कूलम्ब? अभी आपने देखा था कि एक कूलम्ब बराबर जो होता है 1 गुना 10 के पावर 9 स्टैट। यहां पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक स्टैट कूलम्ब जो होता है बराबर 3 गुना 10 के पावर 9 कूलम्ब। तो यहां पे आप थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहां पे कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 में आते हैं तो ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता क्या है? ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता क्या है? तो यहां पे क्या होगा बताओ, ट्राई करो, ये तो ट्राई करने वाला सवाल है। ट्राई करने के लिए अगर बात किया जाए सर तो यहाँ पे क्या क्या ट्राई किया जा सकता है? जैसे यहाँ पे देखो, ये दोनों 4 माइक्रो कूलम्ब, यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड, तो 4 माइक्रोफैराड यहाँ खत्म होते हैं और यहाँ से शुरू होता है, तो दोनों सीरीज में। तो ये सीरीज में हो गए, तो सीरीज में ये देखिए सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जैसे जोड़ते हैं वैसे नहीं जोड़ते, इसको उल्टा जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/C1 + 1/C2, तो 1/C1 1/4 + 1/4 अगर करोगे तो 2/4 पलट दोगे फिर 4/2 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके बदले में यहाँ पर जो आएगा वो 2 माइक्रोफैराड होगा। अब देखो ये वाला और ये वाला दोनों हो गए समांतर क्रम में, तो ये दोनों हो गए समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में जोड़ते वैसे ही C1 + C2, तो ये 2 और 2 मिलकर हो गए 4। तो अब देखो यहाँ पर 4 है, यहां पर जोड़ने के बाद भी 4 आ गया और यहां पर ऑलरेडी 4 है, तो 4 4 4, ये तो सीरीज में हो गए, ये तो सीरीज में हो गए। तो सीरीज में हो गए तो कैसे जोड़ोगे? 1/C बराबर 1/4 1/4 1/4 1/4 1/C = 3/4 एंड C = 4/3। सो हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 4/3। 4/3 कहाँ है? 4/3 माइक्रोफैराड, 4/3 माइक्रोफैराड। तो आंसर नंबर कौन सा? बी। सिंपल है, आसान है, कर ले। क्वेश्चन नंबर 12, ओहो फेमस सवाल, बहुत फेमस सवाल और बहुत बार आया हुआ। आंसर कितने लोगों को याद होगा? 20। बहुत लोगों को याद है आंसर 20, बट कैसे?
है। आइए देखते हैं कैसे। इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए चलिए हम लोग थोड़ा सा और वो कर लेते हैं, जरा ध्यान देना। अरे 64 समरूप बूंदे, समरूप मतलब एक जैसी, जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। एगो छोटा छोटा 64 गो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा मिला के कुल कै गो 64 गो, 64 गो बूंद। कै गो बूंद? 64 गो बूंद। अब 64 बूंद जो है मिला और 64 बूंद मिलके एगो बड़ा बूंद बना दिया, है ना। देखो 64 छोटी छोटी बिंदु होंगी तो सबकी त्रिज्या समरूप है, छोटकी सबकी त्रिज्या आर होगी। तो एगो अगर छोटका एगो बिंदु का हम धारिता पता करें तो गोलाकार चालक की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन आर, और ये कह रहा है कि 5 माइक्रोफैराड है। इसके जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं 5 माइक्रोफैराड। और ऐसा ऐसा धारिता वाला 64 गो है, ऐसा ऐसा धारिता वाला 64 गो है। अब तब एगो बड़ा बन रहा है, तो बड़ा बन रहा होगा तो उसका एक बड़ा रेडियस आता होगा, और बड़ा रेडियस आने के बाद इसकी धारिता हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये इसकी धारिता है, समझ रहे बात को। तो इसकी धारिता बराबर 64 गुना आयतन, तो इतना हो गया ना, इतना हो गया। चलो एक काम करो, ये 64 गो के आयतन और हेकर अकेले के आयतन बराबर हुई, है कि 64 मिलके एक बूंद बनाया है। तो 64 का आयतन 64 गुना 4/3 पाई आर छोटका क्यू, छोटका क्यू क्योंकि छोटी वाली बूंद की त्रिज्या छोटा आर है, बराबर बड़ा वाला की त्रिज्या, बड़ा वाले की कितना हो जाएगा आयतन, सॉरी 4/3 पाई, 4/3 से 4/3 खत्म होगा, 4/3 से 4/3 खत्म होगा, पाई से पाई खत्म होगा, और बचेगा यहाँ पर देखो बड़का आर के पावर 3 बराबर 64 इंटू छोटका आर के पावर 3। तो बड़का आर बराबर छोटका आर का 4 गुना, छोटका आर का 4 गुना। अब इस बड़े बूंद की धारिता बताना है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो बड़े बूंद की धारिता इतनी होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बड़ा आर के जगह पे 4 इंटू स्मॉल आर, 4 को करो बाहर और यहाँ हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू छोटा आर। एक बात बताओ मेरे दोस्त, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू छोटा आर के जगह पे कितना इस्तेमाल करोगे, 5 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पर देखो 4 गुना 5 माइक्रोफैराड, और आ गया हमारा 20 माइक्रोफैराड। तो हमारा आंसर कौन सा दोस्त, 20 माइक्रोफैराड है। याद ही था आपको ना, कर लिए, चलिए ठीक। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता, तो बहुत आसान लग रहा है। ये दोनों किसमें है, ये दोनों किसमें है, समांतर में है। तो समांतर में है तो समांतर में जोड़ते हैं कैसे, C1 प्लस C2। तो 3 और 3 हो गए कितने, 6। अब ये हो गया ये वाला, इन दोनों के बदले में एगो आया और ये इसके साथ हो गया ये श्रेणी में। तो 1/C बराबर 1/6 प्लस 1/4, इसको करो और इसको करो, इसको करो दोस्त 24। इसका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ना। हाँ नहीं, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 4 का एलसीएम ले लो भैया, 2 3 और ये 2 3 दूनी 12 हो जाएगा तुम्हारा। ये 6 दूनी का 12 है ना, 2 और ये हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 1/C बराबर 5/12, और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा कितना, C बराबर 12/5 कितना हो जाएगा माइक्रोफैराड, है ना। देख लो यहाँ पे ए तथा बी के बीच की तुल्य धारिता, ऑप्शन में तो कोई दे ही नहीं रहा, ऑप्शन तो तुम्हारा होगा गलत। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कैसे होगा। ये 3 माइक्रोफैराड है, ये 3 माइक्रोफैराड है, और यहाँ पर ये 4 माइक्रोफैराड है ना। 3 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड को हमने ले रखा है किसमें, हमने ले रखा है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, देखिए धारिता है तो धारिता है तो समांतर क्रम में ऐसे जोड़ते हैं C1 प्लस C2, है ना। समांतर क्रम में जैसे प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ते हो वैसे जोड़ देते हैं। तो C1 प्लस हो गया क्या C2, तो C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो ये 3 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 6। तो यहां पर हो गया ये 6 और यहां पर हो गया ये 4। अब इन दोनों को श्रेणी में जोड़ना है, तो श्रेणी में कैसे जोड़ोगे, श्रेणी में जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, श्रेणी में जोड़ने के लिए सिंपल सा काम करना पड़ेगा। 1/C बराबर 1/6 प्लस 1/4, सेम काम है ना। फिर से कर लो तुम, वही सेम आंसर आने वाला तुम्हारा 12/5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे फिर से होगा 12, फिर होगा 6 दूनी 12, ये चरती हैं 3, 5/12, 12/5। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर जो होगा दोस्त 12/5 माइक्रोफैराड ही होगा। यहाँ पर कोई ऑप्शन अभी फिलहाल इसमें नहीं दिया हुआ है ना। चलिए ये आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है और यहाँ पर ऑप्शन नहीं है ना। चलिए ओके, क्वेश्चन करते हैं आगे दोस्त। आगे है क्वेश्चन हमारा, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम्ब हो, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम्ब हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है।
देखिए कह रहा है कि गोला है और इस गोले पर हम लोगों ने आवेश दे दिया 10 माइक्रोकूलम, है ना। उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो सिंपल सा सवाल है, फाई बराबर लोग क्या करेंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लगा देंगे और गॉस थ्योरम लगा के आंसर लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहां पर जब आंसर लाओगे तो तुम्हारा इस ऑप्शन में से कोई नहीं मिलेगा। पहले तो तुम ये दिमाग में बिठाओ कि हर ऑप्शन में 36 पाई है, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मुझे 36 पाई वाला कुछ आए, तभी आप ऐसा कुछ कर पाओगे, नहीं तो तुम्हारा आंसर तो आने में भूल जाओगे, फंसे रह जाओगे, आंसर नहीं आएगा। तो यहां पे देखो एक काम कर लेते हैं, पहले एक काम ऐसा करो कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालने का प्रयास करो। तुमको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁻⁹। यहां से एप्सिलॉन नॉट अगर निकालना चाहूं तो 4 पाई उसमें जाकर मिल जाएगा, आ जाएगा 36 पाई × 10⁻⁹। बोलो अब हाँ या ना? तो अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ गया, 1/एप्सिलॉन नॉट का, सॉरी 1/एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ गया। अब एक काम कर सकते हो, Q बाई एप्सिलॉन नॉट को Q गुना 1/एप्सिलॉन नॉट कर दो। Q के जगह पे 10 माइक्रोकूलम। अब 10 माइक्रोकूलम को 10 × 10⁻⁻6 कूलम कर लीजिए और 1/एप्सिलॉन नॉट के जगह पे जो वैल्यू आया है 36 पाई × 10⁻⁹, तो 36 पाई × 10⁻⁹ यहाँ पे पुट कर दो। अब करो तुम्हारा कितना आंसर आने वाला है। यहाँ पे देख भाई 36 पाई का 36 पाई, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखो 10 के पावर है, सब पावर को जोड़ दो, 9 1 10, 10 में से 6 गया 4। देखो तो ये वाला आंसर कहीं दिख रहा है तुमको? 36 पाई × 10⁻⁴ कहीं दिख रहा है? 36 पाई ये हमारा ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। तो सर यहां पर ऑप्शन तो हम लोगों ने देख लिया और ए नंबर ऑप्शन है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 15, एक विद्युतीय द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहा है जिस पर दो विपरीत आवेश से बना हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो दो विपरीत आवेश से ही बने होते हैं ना, दो अलग अलग नेचर के आवेश होंगे, मैग्नीट्यूड उनका इक्वल होगा। एक का ये है और दूसरे का ये है ना। जैसे Q दे दिया तुमको 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। देखो ऐसा ही होता है, क्या करते हैं ना हम लोग कि दोनों आवेश में से कोई एक आवेश को पकड़ लो और फिर दोनों के बीच की दूरी देख लो, और उनके बीच की दूरी देखो दिया हुआ है, और इनके बीच की दूरी जिसको प्रभावी दूरी तुम लोग बोलते हो, याद आ रहा होगा, याद आ रही है, देखो तो ये आपकी दूरी है ना, ये प्रभावी दूरी। अब कह रहा है ना कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसका पूछ रहा है? P, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आपके पास आंसर तो आपको दिख ही रहा होगा, P बराबर होता है Q × 12, और Q × 12 कितने हो जाए? Q के जगह पे Q दिया हुआ है भैया, नोट कर ले जरा इसको, 3.2 × 10⁻⁻19, और 12 के जगह पे ये देख ले जरा, 12 के जगह पे ये देख ले जरा, 2.4 × 10⁻⁻10। चल भाई गुना करते हैं जरा, चल गुना करते हैं, चल मुझे तो गुना ज्यादा आता नहीं, कर ले 24 दूनी का 48 की 8, हाथ में लगल 4, और 24 थी 72 4, 72 4 हो गई 76, और ए में एक 2 अंक के बाद दे दे दशमलव और गुना में 10⁻−29। अब देखो तू आंसर कौन है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यूनिट होता है कूलम, सेंटीमीटर ना पढ़ियो, क्या पढ़ियो? कूलम मीटर पढ़ियो। तो देखो 7.68 × 10⁻−29 कूलम मीटर, और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो आसान था, 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये बात नोट कर लीजिए, ठीक है ना? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक क्या होता है? चलो एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात कर रहा, परमिटिविटी, ये एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात कर रहा है, और आप लोग पढ़े एप्सिलॉन नॉट के बारे में 8.854 × 10⁻−12 इसको कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो एक चीज और, ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर एक मात्रक तो होता ही है, फैराड पर मीटर भी इसका मात्रक होता है, तो ये ना भूलें आप, फैराड पर मीटर भी इसका मात्रक होता है। ये पूछ भी सकता है आपसे कि परावैद्युतांक का मात्रक होता है, जिसमें ये नहीं दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, आप हो जाओगे कंफ्यूज। और इसको ऐसे नहीं लिखता, इसको ऐसा लिखता फैराड मीटर इनवर्स, है ना, मीटर को ऊपर भेज देगा, तो फैराड मीटर इनवर्स। अब देखो इसमें कौन सा है, देखो तुमको वही ऑप्शन दिया हुआ, ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे -12 है ना, यहाँ पे 10⁻12 नहीं 10⁻−12 है ना, तो इसको आप सी कर लो। कोई दिक्कत दोस्त? कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लेते हैं 16 के बाद, अब 17, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद कर लेते हैं हम लोग 17। अब 17 जो है दोस्त, एक आवेशित चार्ज है ना, क्या चार्ज चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसा सुनिएगा बात को, यहां पे हम लोगों ने किया क्या, एक आवेशित चालक ले लिया, और यहां पर चालक पे क्या होगा ना, विद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की ओर निकलता है मेरे दोस्त, विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या निकलता है, बाहर की ओर निकलता है। तो जब विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलता है तो सतह कितने का कोण बनाया, सतह के साथ कोण बनाया, हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई
गोलाकार आकार की संरचना है, धातु है, और उसने उसको आपने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। और जब आप उसको चार्ज कर दिया ना, उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो निकलेंगी उस सतह के लंबवत निकलती हैं। उस सतह से क्या निकलती है, लंबवत निकलती हैं। तो भाई यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, सतह के स्पर्श रेखीय शून्य सतह, ये देखो यहां पर छुपा पड़ा था, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखो, बड़ा सिंपल सा सवाल है। P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया। ऐसा ही कुछ था कहानी हमारा, याद करो वो दिन जब हमने क्लास में पढ़ाया था आपको, ऐसा ही कुछ था। ये हमारा विद्युत क्षेत्र हुआ करता था, और इसमें हम लोग क्या लेते थे ना, एक आघूर्ण ले लेते थे, एक एक द्विध्रुव ले लेते थे भाई। यहाँ पे प्लस क्यू ले लेते थे और यहाँ पे ले लेते थे माइनस क्यू। अब क्या होता था कि प्लस क्यू पे इधर बल लगता था, माइनस क्यू पे इधर बल लगता था। अब क्या युग में लगना, बल युग में लगने लगा, एक गुहेने खिंचता है, गुहेने खिंचता, जिसके कारण ये ऐसे घूमने लगेगा। यह आघूर्ण, तो यहां पर एक आघूर्ण टाउ जो लगता था ना भाई मेरे, वो टाउ आपका आया था पी ई साइन थीटा। और वेक्टर फॉर्म में आप इसको कैसे लिखते थे सर, वेक्टर फॉर्म में आप इसको लिखते थे वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। बोलो हाँ या ना दोस्त, बोलो हाँ या ना दोस्त। तो वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ये किसी भी विद्युत द्विध्रुव को जब आप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर आघूर्ण लगता है, उस आघूर्ण का मान कितना होता है, पी क्रॉस ई। ऑप्शन देख लो, कोई दिक्कत नहीं सर, हो गया। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 19। इतना तेज क्या है भाग रहे भैया, देखो अब यहां पे देख लो, यहां पे देख लो, सारी चीजें देख लो, सारी चीजें देख डाल भाई, आज सारी चीजें देख डाल आज। विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक है, विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक है। विद्युतीय क्षेत्र का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। पेन बदल देते, कलर बदलते दोस्तों। विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक, और सबसे पहले देखो ई बराबर होता है ई बाई ई बराबर माइनस डी बाई डी। आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ये दोनों। अब यहां से सॉरी, यहां से दो चीजें निकलेंगी। पहले तो यहां से न्यूटन प्रति कूलम, एक मात्रक इसका ये हो गया, दूसरा इसका हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, दूसरा मात्रक इसका ये हो गया। अब बोलो, अब बोलो, अब इसका, अब चाहो तो इसका सीरियस मात्रक डाइन, और इसका कूलम का स्टेट कूलम ESU जो भी देना चाहते हो दे सकते हो। खैर इतना ज्यादा आपको आगे जाना है नहीं। अब देखो करना क्या है, यहां पर कौन सा होगा, कौन सा होगा। पहला न्यूटन प्रति कूलम, अरे सर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए तो पक्का होगा। वोल्ट पर मीटर, अरे सर ये भी पक्का होगा सर। वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर एकदम बिल्कुल नहीं होगा सर, और डाइन प्रति सेंटीमीटर एकदम बिल्कुल नहीं होगा सर। समझ रहे बात को। तो दो ऑप्शन होंगे, दो ऑप्शन नहीं होंगे, कुछ झोल है इसमें, टाइपिंग में हो सकता है, लेकिन अभी तुम याद रखना क्या है, बस इतना ध्यान रखना कि यहां पर न्यूटन पर मीटर भी होगा। ओ माय गॉड, न्यूटन पर मीटर कहां से होगा सर, न्यूटन पर कूलम ना, कंफ्यूजन। न्यूटन पर मीटर है और हमारे पास क्या है, न्यूटन प्रति कूलम है। तो कूलम ये वाला भी नहीं होगा ना, ये वाला भी। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। एक तो ये अगर ऑप्शन में दिखे तो पक्का, एक तो ये ऑप्शन में दिखे तो ये भी पक्का। तो यहां पे न्यूटन पर मीटर है सर। हम लोग कब से बोल रहे हैं, आप ही नहीं सुन रहे हैं। अरे ठीक है तुम लोग बोल रहे होगे, हमको तो दिमाग में मीटर की जगह पर कूलम घुस गया, क्योंकि हमने तो देखा क्या भाई न्यूटन पर कूलम। ऐसा मेरे साथ हो गया यहाँ वीडियो में, तुम्हारे साथ हो सकता है, तुम्हारे साथ सीधे हो जाएगा एग्जाम में, बता रहे एग्जाम में हो जाएगा भाई। और एग्जाम में हो जाएगा तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, फिर उस जगह पे मार के आ जाओगे। बाहर जब मिलाओगे ना क्वेश्चन पेपर लेके, क्वेश्चन पेपर लेके, वो बोलेगा ये बी हुई, हम तो ये मार दे ले बनी, और समस्या हो जाएगा उस समय। तो काफी ध्यान से ये सब करना होगा हम लोगों को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 यहां पे देखो, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के लिए विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। थोड़ा प्रिंटिंग में गड़बड़ी है ना, जैसे यहाँ पे लिए विद्युतीय, ये सारी चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं, इसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए एक बात मैं बता देता हूँ आपको कि खोखले गोलाकार चालक के लिए विद्युतीय तीव्रता का जो मान होता है, हमेशा याद रखिएगा, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एक्चुअली ये है क्या कि आपको ये सवाल इस सीट के लिए पूछा हुआ था कि एक आवेशित चालक सीट है और इस सीट से r दूरी पर आप बताइए E का मान। तो ऐसे हालत में E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एक आवेशित चालक सीट के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा। लेकिन यही ये कब होगा, ये जब चालक होगा तब होगा। अगर यही कुचालक होता, अगर यही कुचालक होता तो कुचालक के लिए यही E का वैल्यू बदल जाता और हो जाता सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, चालक के लिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कुचालक के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 21, अगर मैं 21 के बारे में बात करूं, 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए ऐसे 2017
परिणामी, अरे भाई श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में अगर जोड़े गए हैं समांतर क्रम में जैसे आप प्रतिरोध जोड़ते हो ना वैसे ही जोड़ डालो ऐसे। तो सारे के सारे सी है ना, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c इट गोइंग टू बी 3/c, और पलट दोगे, जब पलट दोगे c इक्विवेलेंट तो हो जाएगा c/3। तो देख लो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, c। ठीक है, इसे लंबवत रखे गए विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है। खूब बढ़िया। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लेने पर E और P के बीच कोण थीटा की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है, और स्थितिज ऊर्जा जब भी निकालना है तो तू याद कर लेना मेरे भाई, तुम याद कर लेना मेरे भाई, यह वाली कंडीशन तुम याद कर ले, है ना, कि आपका 0 डिग्री से थीटा कितना पे मुड़ा है, ये आपने 0 डिग्री से रोटेट करते हुए थीटा के कोण तक मुड़ाया होगा, तो वैसे में जो भी एनर्जी स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, उसका फॉर्मूला हो जाएगा U = P × 1 - cos थीटा, और ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा, डी। 23 देख ले भाई, एक आवेशित चालक का आवेश घनत्व, देखो आ गया ना प्रश्न, देखो आ गया ना प्रश्न, एक आवेशित चालक का आवेश घनत्व सिग्मा है, जैसे यहां पर ये चालक है, और यहां से जो आएगा चालक के लिए आएगा वो सिग्मा बाई कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट। हमारा ऑप्शन अभी अभी डील किया मैंने, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको डील करा है, और आप इसको भूलिएगा मत। ओहो, बड़ी खूबसूरत हो। चलिए इस सवाल को देखते हैं जरा दोस्त। इस सवाल में क्या है, परिपथ में दिखाई गई धारिता पर आवेश होगा। धारिता कहां है इसमें, धारिता यहां है, इस पर आवेश निकालना है। अब इस पर अगर धारिता निकालना है तो 12 वोल्ट यहां पर है, 12 वोल्ट, ये 9 ओम और ये 3 ओम है ना, तो 12 वोल्ट जो है दोनों जोड़े गए हैं, तो 12 वोल्ट में ये दोनों सीरीज में जुड़े हैं, तो अपना प्रतिरोध ज्यादा तो ये ज्यादा लेगा, ये इससे 3 गुना है तो वोल्टेज भी इससे 3 गुना लेगा। मान लो इसका अगर 3 वोल्टेज है तो इसका 3 भी होगा, क्यों, क्योंकि इसका प्रतिरोध 3 है, 3 होगा, तो 3 वोल्ट और भी मिलके 3 भी और 1 भी मिलके 4, तो 4 इन दोनों को जोड़ने मिल रहा है 12, तो 12 मिल रहा है, तो V बराबर हो गया 12/4, यानी कि मिलने वाला है 3 वोल्ट। मतलब यहां पर जो भी वोल्टेज आने वाला है 3 वोल्ट आने वाला है ना, तो 3 वोल्ट जब मिलेगा तो 3 वोल्ट, ये दोनों समांतर क्रम में, तो अगर इसके लिए 3 वोल्ट तो इसके लिए भी कितना, 3 वोल्ट ही आने वाला है। तो देख दोस्त, यहाँ पे चार्ज निकालना है, यहाँ पे जब चार्ज निकालोगे तो Q बराबर होता है C × V, तो C कितना है 6 माइक्रोफैराड, और V के जगह पे है 3, तो 6 3 18 माइक्रोकूलम, 18 माइक्रोकूलम कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए। देख लो, आसान सा सवाल था, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात किया जाए। कितना बार पूछूंगा बे, हैं, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेश पतली चादर की सतह के निकट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चलो बढ़ो, बार बार रिपीट कर दिया क्वेश्चन ये। चलिए C1 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र, 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। देखो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया होगा तो ऐसे जोड़ा गया होगा, चलो फोटो बना लेते हैं पहले यहाँ पे, और इनके सिरों के बीच 12 वोल्ट का भी विभवांतर दिया गया है, 12 वोल्ट, 1200 वोल्ट का विभवांतर दिया गया है। 2 माइक्रोफैराड के संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। अच्छा देखो ना, ये डबल है ना, तो अगर इसको x मान ले तो इसका वोल्टेज डबल होगा, तो 3x और 3x दोनों को जोड़ने के बाद मिल जाएगा 1200, मिल जाएगा 1200, और 1200 तो x बराबर 1200 अपॉन में 3 हो जाएगा, तो मिल जाएगा हमारा 400 वोल्ट। 400 वोल्ट, x कितना है 400 वोल्ट, और ये है 2 माइक्रोफैराड का, तो हमारा आंसर कौन सा होगा 400 वोल्ट। ठीक है, गुड। क्वेश्चन नंबर 27, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, बबुआ आवेशित किया जाता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सुनो। आवेशित किए जाने का मतलब यह है कि आप उसको दो तरह से आवेशित कर सकते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज करिए या तो ऋणावेशित करिए। तो देखिए धनावेशित करने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, इलेक्ट्रॉन निकलेगा,
जाएगा। और ऋण आवेशित करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को लाके डाल दीजिए। देखिए ये का मतलब पॉजिटिव और ये का मतलब नेगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिएगा ना तो ये अपने साथ अपना मास लेके जाएगा, तो जिसके कारण से द्रव्यमान इसका कम हो जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन ला के कीजिएगा ना तो ये मास अपना लेके आएगा, जिसके इलेक्ट्रॉन का जो है पूरा मास लेके आएगा, तो अब इसका मास भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कह रहा है आवेशित किया जाता है। ये जरूरी नहीं बोल रहा है कि आपने निगेटिव चार्ज से चार्ज किया कि पॉजिटिव चार्ज से चार्ज किया, बोला आवेशित किया जाएगा। तो ऐसे केस में ये जो होगा ना आपका दोनों हो सकता है, तो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो बढ़ या घट सकता है, दोनों के दोनों होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 के ये है आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे दोस्तों। ये सवाल भी बहुत फेमस है और ये पिछला बहुत साल में पूछा हुआ है, 2018 का भी प्रश्न ये कि कुल Q बाई Q का वैल्यू बताना है। ऐसा देखो, अभी इस पे इसको थोड़ा सोचो, ये Q और ये Q, इस पे फोर्स इधर लगेगा, ये Q और ये Q, इस पे फोर्स इधर लगेगा। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि ये वाला और ये वाला सब कुछ सेम चीज लग रहा है ना, तो ये वाला फोर्स जो इधर लगेगा F, तो ये वाला फोर्स भी इधर लगेगा F। क्यों लगेगा F? क्योंकि दोनों चार्ज दोनों सेम है, चार्ज दोनों सेम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो इधर फोर्स इधर, इसका फोर्स इधर। तो अब दोनों जब फोर्स अलग लग रहे हैं तो इनका नेट रिजल्टेंट जाएगा बीच से और वो हो जाएगा F√2। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम से जोड़ोगे तो आ जाएगा F√2। अब सर दो ही थोड़े लगेंगे, एक और भी तो है जो पीछे से देख रहा है, ये भी तो लगाएगा इधर, जी जरूर लगाएगा, और इसी एंगल पे लगाएगा, एकदम सेम डायरेक्शन में लगाएंगे ये दोनों, है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया इसको F डैश, है ना। तो सारे फोर्स को जोड़ने पर वेक्टर सम, चूंकि इनका एंगल दोनों के बीच का 0 हो गया, तो अब हम डायरेक्टली ऐसे भी जोड़ सकते हैं, F डैश प्लस F√2 और इक्वल टू व्हाट, 0। F डैश का मतलब इसके और इसके बीच का कोण, तो इसके और इसके बीच का बल, तो इसके और इसके बीच का बल निकालने के लिए इसके और इसके बीच का दूरी निकालना पड़ेगा। अगर ये r है, ये r है, ये r है, तो r और r मिलकर यहाँ पर बना लेंगे r√2, है कि नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब F डैश निकालो, K Q1 Q2 Q into Q Q स्क्वायर बाई इसका स्क्वायर, इसके जगह पे बोल भाई, F के जगह पे K Q बाई R स्क्वायर और √2 का √2, अब बराबर में हो जाएगा 0। अब इसको एक साइड कर दो, K Q स्क्वायर बाई 2R स्क्वायर, उधर जाके ये नेगेटिव में हो जाएगा। हालांकि मैग्नीट्यूड की बात करें तो नेगेटिव से कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं हमें, है ना। तो ये देखो K से K कैंसिल हो गया, एक बड़ा Q से एक बड़ा Q कैंसिल हो गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इस Q को यहाँ पे Q रहने दो और इस छोटा वाले Q को इधर लेके आओ और इधर बटा के 2 को उधर गुना में लेके चले जाओ, तो 2√2। तो देखो Q बाई Q का जो रेशियो माइनस आएगा, अब टेंशन ना दीजिए, लेकिन माइनस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हमें तो रेशियो बताना है। हमारा जो रेशियो होगा कितना होगा, 2√2। कौन सा ऑप्शन, ये बी। क्लियर है दोस्त, बढ़िया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 29 क्या है जरा वो देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर विद्युत विभव का मान। देखिए विभव जब होता है तो ये वाला केस फॉलो करता है, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होता है ये वाला केस फॉलो करता है। ये कंसेप्ट आप याद रखिए, ये किसके कारण है, द्विध्रुव के कारण है। ये वाला कंसेप्ट आप पक्का याद रखिएगा, द्विध्रुव मतलब डाइपोल, ये डाइपोल के कारण से ये वाला केस होता है। तो ये दोनों प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नया है ये आपके लिए। वोल्टेज भी पूछेगा और विद्युत क्षेत्र भी पूछेगा। तो अगर वोल्टेज पूछेगा तो 1/r स्क्वायर के, और यहीं पर अगर विद्युत क्षेत्र पूछा होता तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाता। क्लियर है दोस्त, चलिए खूब बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में जरा बात किया जाए। 30 में देखो, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। संधारित्र, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक इस वीडियो में हुआ है, उधर भी 2-3 क्वेश्चन आपके कंफ्यूजन भरे हो सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक में थोड़ा सा दिक्कत है, कॉपी पेस्ट करने में प्रॉब्लम आ गई है इस वीडियो में। लेकिन अगले वाले में हम ये सारी चीजें जो है ध्यान रख के ही आप लोगों के सामने आएंगे। तो प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। सवाल बड़ा अच्छा है, दिमाग भी लगाना होगा आपको। तो आपके पास 2-2 माइक्रोफैराड के बहुत सारे हो सकते हैं संधारित्र, लेकिन आपको सबको जोड़ के ना 5 बनाना है, लेकिन कोशिश करना ना कम से कम जोड़े, कोशिश करना कम से कम जोड़े। तो आइए कोशिश करते हैं जोड़ने की। एक काम करो, मैं ये उपाय बताता हूं तुमको। एक संधारित्र यहाँ जोड़ दो, एक संधारित्र यहाँ जोड़ दो, जोड़ दिया, ये दोनों श्रेणी में हो गए। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर ये 2 हैं ही, तो 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, अगर इनको आप जोड़ोगे श्रेणी क्रम में तो 2 और 2 1/2 1 हो जाएगा, ये 1। अब आपके पास 2 को जोड़ने के बाद तो 1 माइक्रोफैराड, हमें 5 लाना है। हमें क्या लाना है, 5 लाना है। तो अगर हमको कोई और 1-2 मिल जाए जो 4 हो जाए तो काम चल जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे 1-2 जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं, जोड़ दिया, और इसके नीचे एक और समांतर में जोड़ देते हैं। तो इसका भी 2 और इसका भी 2। अब चूंकि ये समांतर क्रम में है, पैरेलल में है, तो 2 + 2 4 हो जाएंगे। ये 4 हो गया और ये 1 हो गया। अब इन तीनों को जोड़ोगे ना तो 4 1 5 हो जाएगा। तो कितने संधारित्र जोड़ा आपने, 1 2 3 और
4। तो कम से कम कितने जोड़ने पड़ेंगे आपको भैया? 4 जोड़ने पड़ेंगे। तो कम से कम 2 माइक्रोफैराड के कम से कम 4 गो संधारित्र आपको लेना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड प्राप्त होगी। ठीक है दोस्त? ओके। क्वेश्चन नंबर 31। अभी क्वेश्चन नंबर 31 पे देखो, धातु के बने एक गोला ए है और धनावेशित किया जाता है। एक गोला है, इसको धनावेशित किया जाता है। देखो धनावेशित किया गया मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकला होगा कि बाहर निकला होगा, अब तुम ही बताना। यहाँ पे ए है, धनावेशित किया गया, इलेक्ट्रॉन निकला होगा मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉन निकला होगा ना, तो मास जो होगा कम हुआ होगा। चलो मास कम हो गया होगा। ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे गोले बी, देखो एक और गोला है बी, दोनों का मास पहले सेम था, परिमाण का ऋण आवेश, पर इलेक्ट्रॉन दिया गया मेरे भाई, इतना ही इलेक्ट्रॉन दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन दिया गया तो मास लेके आया होगा, तो मास इसका बढ़ा होगा जितना गोला ये पर। तो अब बोलो ए और बी का द्रव्यमान अभी भी बराबर होगा, कैसे होगा? इसका द्रव्यमान कम हुआ हो, उसका ज्यादा होगा, तो हमको तो लगता है कि ए का द्रव्यमान कम है, बी का ज्यादा। बोले ए और द्रव्यमान का बी का द्रव्यमान अभी भी बराबर, बिल्कुल नहीं होगा। ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा, नहीं कैसे बढ़ जाएगा? निकला ना, कम होगा। बी का द्रव्यमान घट जाएगा, बट बी का द्रव्यमान घट जाएगा, उल्टे बोल रहे हैं, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, तो बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। देखो गोला बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा भाई? डी। क्लियर है? तो जैसे सवाल पूछ रहे हैं ना, वैसे वैसे कंसेप्ट लगाते जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली तुम्हें, एकदम मजा आते जाएगा तुमको। ठीक है ना? 32 ओहो, विद्युत फ्लक्स निकालना है। अच्छा, गॉस थ्योरम याद है आपको? गॉस थ्योरम कहता है कि अगर कोई आवेश किसी बंद क्षेत्र के भीतर हो तो हर केस में का चाहे कोई भी आवेश हो और कितना भी बड़ा गोला काहे ना हो, छोटा हो बड़ा हो कितना भी बड़ा, अगर गोला के भीतर आवेश है ना तो फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे देखो तो बंद है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां देखो तो बंद है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। कैसा सतह है मैटर नहीं करता, बंद होना चाहिए। बंद है ना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, बंद है ना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। सतह S से अधिक होगा, इससे अधिक है, सबसे बराबर है, सभी सतहों से बराबर होगा। हमारा आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कुछ है नहीं ऐसे सवालों में, ऐसे सवालों को कॉपी को थॉरोली पढ़ोगे ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं वाली। फोटो देख के तो इसमें सिंग निकला हुआ है, इसमें 3 को सिंग निकला हुआ है, समस्या हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो परेशान नहीं होना है, कॉन्सेप्ट पढ़ते रहना है, कॉपी पढ़ते रहना है, रेगुलर क्लासेस करते रहिए, मजा आते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना? चलिए, अच्छा ए और सी के बीच संतुलित धारिता, ए सी कहाँ है भाई? सी कहाँ है यार? इसको बी करो ना, फिर बी करो। ऐसा लगता है मुझे ये सवाल पहले मिला हुआ, चलो कोई बात नहीं। ऐसा सवाल यहाँ पे देखो, ये 3 है और ये 2 है, दोनों है पैरेलल में, दोनों का है पैरेलल में। तो पैरेलल में है तो दोनों को जोड़ोगे तो मिल जाएगा हमको कितना? 5 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों सीरीज में है, 5 और 4 दोनों सीरीज में, तो सीरीज में कैसे जोड़ते हैं? 1/c इक्विवेलेंट। ये बड़ा पिल्लू इस पे भी राइटिंग कर रहे हैं यार। 5 + 1/4 एलसीएम लोगे 20 लोगे तो ये 9/2 इक्विवेलेंट की बात करें 20/9, तो 20/9 माइक्रोफैराड, 20/9 माइक्रोफैराड, बड़ा आसान। ये दोनों पैरेलल में 3 2 5, ये फिर सीरीज में हो गए, ये दोनों श्रेणी में हो गए, तो 1/5 + 1/4 जोड़ दिया 20/9। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो इस बार कहां से कहां तक पूछे हुए दोस्त? ये आपके 2009 से लेकर पूछे गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 था, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। 2009 से पूछा हुआ, 2019 का सवाल है, कंपार्टमेंटल और एनुअल दोनों में पूछा हुआ है। सी का मतलब कंपार्टमेंटल होता है, कंपार्टमेंटल, है ना? चलिए इस सवाल को ध्यान से देखते हैं दोस्त। यहाँ पर सवाल क्या है? के पृष्ठ घनत्व का मात्रक, अरे पृष्ठ घनत्व का मतलब सिग्मा, और सिग्मा बराबर होता है Q/A। पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है सिग्मा, और सिग्मा के बराबर Q/A। Q का मतलब हो गया कूलम और इसका हो गया मीटर स्क्वायर। जरा देख भाई कूलम प्रति मीटर स्क्वायर कहाँ है? तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर सर यहाँ है, ए नंबर ऑप्शन में। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं और देखो बड़ा आसान सा ये भी सवाल है, गॉस थ्योरम पे ही लग रहा है। एक गोलीय पृष्ठ के अंदर +Q आवेश है और संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला गोलीय पृष्ठ के भीतर अगर +Q चार्ज है तो यहां पर जो फ्लक्स निकलने वाला है वो Q/ε0 होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, ये कौन बताया? ये कौन बताया? गॉस थ्योरम। और मैं बता कॉपी में अगर आपका गॉस थ्योरम है, गॉस प्रमेय है, तो आप उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि 2 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। समझ रहे मेरी बात को? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, तो इसको बिल्कुल भी जाया मत जाने दीजिएगा सारी कॉपी को। अब क्या करना है, मैंने अब इससे ज्यादा नहीं है शायद, मुझे लगता है कि 2019 तक का ही किया हुआ है।
हाँ 2019 तक का ही है। अभी आगे भी हम लोग इसका अपडेट करके फिर से करेंगे। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे हमें, अभी तो मैंने शुरुआत करा है। अभी पूरा वीडियो देखते जाइए। और मजाल नहीं है ना कि आपका कितने 70 में, हाँ अब अगला वीडियो हो सकता है कि मैं वो डालूं आपका क्वेश्चन पैटर्न पे, कि आपका एग्जाम का पैटर्न कैसे होने वाला है। आपको अभी तक जैसी सूचना है ना, 70 आने वाले क्वेश्चन फिजिक्स में, और उसमें आपको 35 MCQ करने हैं। क्या करने हैं दोस्त? 35 MCQ करने हैं। और मैं बता रहा हूं, मेरा पूरा वीडियो देखते रहिए, आप लाइन बाय लाइन वीडियो देखते रहिए, उसका नोट्स बनाते रहिए। कोई एकदम बता तो रहे हैं, एकदम खुला चैलेंज है मेरे भाई कि 35 में 34 नहीं आएगा तुम्हारा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है ना जो आउट आ जाए, एक भी क्वेश्चन नहीं है जो बाहर से आ जाए, है ना। तो पूरा वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए और उस पर कमेंट करते रहिए, है ना। अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, है ना। बुरा लगता है तो कमेंट मत करिए, है ना। तो अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, अच्छा लगेगा हमें, है ना। लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।